Hey guys, how's it going? So this is the first session for class 12th AI 843. Now the first unit is your capstone project. So इस chapter में से इस unit में से आपको obviously theory तो आ ही रही है, but you have to use that theory to create projects on your own. So practical projects बनाने के लिए आपको थोड़ी theory ध्यान में रखनी पड़ेगी. How do you create a project? How do you decide what project to create? What is the design thinking that you need? आपको कैसे एनालाइज करना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को, एंड जो सोल्यूशन आप निकालते हो आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो एक्चुअली यूजफुल है या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन टुडेज सेशन. So everyone who's new here, my name is Akash Singh. I created this channel to make things easier for you, especially for the subjects of artificial intelligence, computer science and IT. अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट देयर. So let's begin by talking about the capstone project. But before that, if you had AI 417 in class 10th, you might remember कि आपके पास एक AI project cycle type of thing थी. If you do not have that, it is completely fine. But capstone project भी एक cycle के जैसा ही होता है. आप पहले प्रॉब्लम देखते हो, प्रॉब्लम को समझते हो, फिर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा डेटा आपको यूज़ करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. देन यू लुक एट द डेटा कि आप उसमें से कैसे ग्राफ्स बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो. देन यू मूव ऑन टू क्रिएट एन AI मॉडल एंड आप फिर उसको इवेल्युएट करते हो. सो किसी भी अकेडमिक प्रोग्राम में, किसी भी सब्जेक्ट के एंड में अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए जिसमें आपको खुद से ही सारी रिसर्च करनी है, खुद ही कोड करना है, खुद ही उसको प्रेजेंट करना है, दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज अ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट. एंड जो ये प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो ये रैंडम प्रोजेक्ट नहीं होता है. बेसिकली इट इज सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. तो हम लोगों ने समझ लिया है कि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है. आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाना. बट दिस सेशन विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेक इट बेटर इन सम वेज. सो सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, कोई भी AI सोल्यूशन क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. नाउ देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. रोड पे गड्ढे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, प्रॉबेबली यू हैव टू मेक बेटर डिसीजंस. सो हाउ डू यू नो कि कौन से प्रॉब्लम में आप AI यूज़ कर सकते हो. सारी प्रॉब्लम्स में तो AI नहीं यूज़ कर सकते. आपकी बिल्डिंग में बिजली जा रही है बिकॉज देयर इज सम लूज कनेक्शन, ऑब्वियसली यू कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग AI. बट अगर बिजली काफ़ी जगहों पे जा रही है, पूरी सिटी में रेगुलरली इंटरवल्स पे बिजली जा रही है, यू कैन probably यूज AI only if there is a pattern in the data. For example, every Monday to Friday there is an electricity cut at 7 p.m. to 8 p.m. Right? Now this can be happening in multiple cities, city A, city B, city C. So how can you divide these power cuts to last only for 2 or 3 days जहाँ पर ज़्यादा लोगों को इफेक्ट ना हो. सो दिस इज़ अ पैटर्न इन द डेटा. जिस भी डेटा के अंदर आपको पैटर्न मिले, जिस भी प्रॉब्लम के अंदर आपको पैटर्न मिले, आप वहाँ पर AI यूज़ कर सकते हो. बट जहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है, जैसे देर आर पॉट होल्स ऑन द रोड, देर आर लेस बसेस फॉर ट्रैवलिंग, सो इन द एब्सेंस ऑफ पैटर्न आप AI टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पाओगे. So there are a lot of problems around us and there are a lot of ways कि आप AI यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नाउ आपने 11th में देखा होगा there are multiple ways और multiple algorithms जो AI में होते हैं. हाउ डू यू डिसाइड कि जब आपने कोई प्रॉब्लम चूज़ की आप उस पर कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे. सो देर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क योरसेल्फ. जैसे कौन सी कैटेगरी और विच कैटेगरी. For example, you have a fruit and you have to classify between apple and banana. There are two labels. So हम लोग classification technique use करेंगे. Day 1 पे 50 मिलीमीटर्स बारिश हुई, Day 2 पे 53 मिलीमीटर्स बारिश हुई, so on, and Day 30 पे 61 मिलीमीटर्स बारिश हुई. On Day 31 कितनी बारिश होने वाली है.
हाउ मच और हाउ मैनी, इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेक्निक. विच ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 movies and you to divide these movies automatically on their own into different genres जैसे horror, action, drama. Now इसमें आप चूज कर सकते हो कि कितने ग्रुप्स हैं. आप ऑलरेडी बता सकते हो AI को आई वॉन्ट टू डिवाइड इन 3 ग्रुप्स, और यू कैन लेट द AI डिसाइड ऑन इट्स ओन. दिस टाइप ऑफ technique is known as clustering, also known as unsupervised learning. Is this unusual? For example, क्रेडिट कार्ड पे सुबह 4 AM एक ट्रांजैक्शन हो रहा है 50,000 रुपीज़ का. नाउ दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि जनरली जब लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं इट हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट. सो अनोमली डिटेक्शन इज अनदर टेक्निक जिसमें आप अनयूजुअल चीज़ें डिटेक्ट करते हो. विच ऑप्शन शुड बी टेकन? अगर आपने डॉन 2 देखी है एंड आपने रेस 2 देखी है, विच अदर मूवी शुड बी रिकमेंडेड टू यू? तो उसको हम लोग रिकमेंडेशन टेक्निक्स बोलते हैं. नाउ आस्किंग योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो AI प्रोजेक्ट बनाया है या फिर बनाने जा रहे हो उसमें कौन सी टेक्निक यूज होगी. नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट डिजाइन थिंकिंग अ लिटिल बिट, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स यू डिकम्पोज द प्रॉब्लम. नाउ आपको प्रॉब्लम तो आपके सामने रखी हुई है, बट हाउ डू यू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम इन अ वे सो दैट यू कैन क्रिएट अ गुड सोल्यूशन आउट ऑफ इट. ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली आंसर्स लिख दिए, रैंडमली कोड लिख दिया. डिजाइन थिंकिंग विल हेल्प यू क्रिएट अ पैटर्न और मे बी हेल्प यू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन सच अ वे कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो अच्छे से समझ पाए. सो डिजाइन थिंकिंग में 5 स्टेप्स होते हैं: एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट. We will understand all these steps in the questions at the end of the session, but empathize मतलब आप समझ रहे हो, define मतलब आप define कर रहे हो चीज़ों को, आपको समझ में आ गई है चीज़ें क्योंकि इसलिए. ideate मतलब आप नए ideas create कर रहे हो in order to solve the problem. Then finally you create a project and then you test it. अगर आपके सामने कोई भी एक मेजर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट mute people can't speak, right? How do you enable mute people to talk to other people by using AI? Now obviously they cannot use their voice, but they can use hand signs. Now hand signs अगर आप कैमरा में डालो, for example if I'm doing this, you automatically know that I'm giving you all the best or I'm saying okay, right? If I'm giving you the peace sign, that means peace. So obviously mute people can also use hand signs to convey different meanings, and that those meanings can be converted into voice later on. But ये इतनी complicated problem को आप easily decompose कैसे कर सकते हो? So there are a couple of steps. सबसे पहले understand the problem. How do you do that? आप अपने words में उस problem को लिखो, अपने मन में उसको सोचो, probably in हिंदी और English or whatever native language you think in. A way to do that is think about the inputs and outputs. Now we decided कि inputs क्या होगा? Inputs would be hand signs like this. And what would be the outputs? Outputs would be a speech or a voice. If you are not able to understand at any step कि मुझे ये problem कैसे solve करनी है और या फिर मुझे problem ही समझ में नहीं आ रही है, you can ask more questions. Then you break the bigger problem into smaller steps. Now this is the most important part. Problem decomposition का मतलब ही ये होता है कि आप बड़े problem को छोटे problems में divide कर रहे हो. Now we are trying to enable mute people to speak. How do we do that? We make hand signs. Then these signs are converted into words using AI, and then the words are converted into sound. Now a complex problem has been divided into smaller parts, but can you divide these problems into even smaller parts? Yes you can. So सबसे पहले साइंस हैं, साइंस की आप लिस्ट निकालोगे, देन आप एक कैमरा क्रिएट करोगे, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे जिससे आप सारे साइंस कैप्चर कर सको.
देन आप एक और प्रोग्राम बनाओगे कि साइंस को आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हो यूजिंग कंप्यूटर विजन. So all of these steps can be eventually broken down into smaller pieces, and each of the smaller pieces will be coded one at a time. So I hope you understand what design thinking is. आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत माइन्यूट और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो सो दैट आप वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इजीली कोड कर पाओ. Now you have to understand something about the analytic approach. Obviously, this approach can be used anywhere, not only in AI, but ये टेक्निक ऑफिसेस में यूज़ होती है, स्कूल्स में आप यूज़ कर सकते हो, हाउ यू स्टडी उसमें भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो. सो दिस एनालिटिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, बट इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस हम लोग देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. हम लोगों ने सबसे पहले देखा, in order to solve a problem, you need to ask yourself a couple of questions. Am I differentiating between two fruits? Am I trying to predict कि कितनी रेनफॉल होने वाली है, या फिर मैं किसी को कोई मूवी रेकमेंड कर रहा हूँ. बेस्ड ऑन दैट आप अपनी अप्रोच चूज करते हो. आप चूज करते हो कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है. प्रेडिक्शन मतलब आप कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब आप दो यूनिट्स के बीच में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इज मई और जून रिलेटेड टू रेनफॉल? इज रेनफॉल रिलेटेड टू हाउ क्रॉप्स आर सोन और क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड? एंड जहाँ पर आपको येस और नो आंसर में सोल्यूशन चाहिए, आप उसको क्लासिफिकेशन अप्रोच बोलते हो. इट इज़ द सेम थिंग एज आस्किंग योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है. So once you know what approach you need to use, then the major part comes कि AI किस पे चलता है. AI works on data. आपको कौन कौन से टाइप का डेटा चाहिए, कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए. Will it be a text file? Will it be an audio file? Will it be an image file? Just remember the example जहाँ पर हम लोग म्यूट पीपल को साइन लैंग्वेज बोलने का हेल्प कर रहे थे. So in that case, the input would be image and video. So once we have collected the data, once we understand the data, हम लोगों ने images process की, हम लोगों ने hand signs process किए, then the main part comes जहाँ पर actual AI use होता है. This is where we use different algorithms जो हम लोगों ने starting में choose किए थे. हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग वेरियस टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पर इन ऑर्डर टू डिफाइन द कोडिंग विच इज यूज्ड इन एआई. सो ये कौन करता है ये सब चीज़ें? अ डेटा साइंटिस्ट विल डू दिस. ही विल क्रिएट अ डेटा सेट और अ डेटा सेट विल बी प्रोवाइडेड टू हिम, जिसपे एक डेटा साइंटिस्ट मॉडल्स क्रिएट करेगा, मे बी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, मे बी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, एंड देन he will create a model out of it. But once you create a model, you need to evaluate it as well. आपको देखना पड़ेगा कि वो मॉडल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं. So for that you use evaluation. Now evaluation multiple ways में आप यूज कर सकते हो. मे बी accuracy आप देखोगे, मे बी there are some other parameters that you need to consider. So ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं in this unit. So in order to understand the model quality and various parameters, we'll look at the questions at the end of the video. So why is this analytic cycle used? It is used to break down the problem into smaller parts and so that you can create a very good solution out of it. हम लोग evaluation, deployment और feedback भी देखेंगे in the question which is upcoming. So talking about evaluation, जैसे आप क्लास 12th के एग्जाम्स दे रहे हो, आपने 11th में पढ़ा, आपने 12th में पढ़ा, at the end you have to give boards, right? So that the teachers or the school knows that you have studied something and you need to be promoted to the next level. So same thing goes for your AI models, they have to be evaluated. But evaluation करने के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, that is known as test, train, split. What is this? Let me give you an example. आपके पास AI क्लास 12th की बुक होंगी,
you have the YouTube lectures from this channel, you have notes, right? So this all can be considered as training data, जिस पे आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो. But eventually there is also something known as testing data. What is testing data? जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं स्कूल में, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं बोर्ड के थ्रू, CBSE 2024 वाले, that is known as testing data. So now you might understand कि टेस्ट डेटा की यूज होता है, ट्रेन डेटा की यूज होता है. टेस्ट डेटा is used to evaluate you or the AI machine learning model. Now what is this test train split we are talking about? Now for example, we have a data set of 1,000 images, right? 1,000 images में मुझे क्लासिफाई करना है एप्पल वर्सेस बनाना, and these 1,000 images are of apples and bananas. So what is our process? हम लोगों ने मॉडल ट्रेन किया है, ठीक है, 1,000 images पे, बट यू हैव टू कंसिडर कि आपके पास इतना ही डेटा है, आप टेस्ट किस पे करोगे? अगर आपने ये सारे ही फीड कर दिए मॉडल पे, मॉडल तो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर ही लेगा बिकॉज इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेपरेट टेस्टिंग डेटा, व्हाट डू? वी ट्रेन द मॉडल ऑन सम सबसेट ऑफ द ओरिजिनल डेटा. हो सकता है आपने 90% डेटा पे ही, 900 इमेजेस पे ही मॉडल को ट्रेन किया, आपने बाकी 100 इमेजेस छोड़ दी, ताकि वंस यू गेट द मॉडल ट्रेन्ड यू कैन टेस्ट इट, यू कैन टेक इट्स एग्जाम एंड से कि 100 में से उसने जितने भी करेक्ट प्रेडिक्शंस किए दैट वुड बी द एक्यूरेसी. नाउ हाउ डू यू स्प्लिट द डेटा? जैसे मैंने यहाँ पर 90% और 10% वाला लिया है. दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन. आप जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकते हो. इट ऑल्सो डिपेंड्स आपके पास कितना सारा डेटा है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है देन यू कैन ऑल्सो टेक 60-40 रेशो. अगर आपके पास कम डेटा है यू कैन टेक 80-20 रेशो. बट कॉमन परसेंटेजेस आर 50-50 जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, 2/3 एंड 1/3 जब आपके पास मीडियम अमाउंट ऑफ डेटा है. दिस comes out to be 66% and 33%, and you can also use 80-20. This is the most common one. Now if you look at this data set, you might say कि हम लोगों ने जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग की है बहुत छोटे से पार्ट पे किया है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,000 images ही थी. We have only tested the model on 100 images if we take the 90% training data. But what if you want to test the model some more? आपको चाहिए कि आपका मॉडल एकदम अच्छे से टेस्टेड हो, अच्छे से ट्रेंड हो, बट आपके पास डेटा बहुत कम है. इन दोज केसेस हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज नोन एज क्रॉस वैलिडेशन. इट गिव्स अस मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी. जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही बार ट्रेन और एक ही बार टेस्ट कर रहे थे ऑन द सेम 1,000 images डेटा सेट. यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन हम लोग सेम 1,000 images से मल्टीपल टाइम्स टेस्ट और ट्रेन कर सकते हैं. हाउ डू वी डू दैट? आई थिंक द इमेजेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हम लोग हमारी 1,000 images को ऐसे डिवाइड कर लेंगे 200 200 200 200 200, राइट? बट एवरी टाइम वी आर टेकिंग एन एक्सपेरिमेंट हम लोग डिफरेंट सबसेट्स को ट्रेन और टेस्ट कर रहे हैं. लेट्स कॉल देम A, B, C, D, E. ओके, सो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ए को रखा टेस्टिंग के लिए, बाकी बी से लेके ई तक हम लोगों ने ट्रेन कर दिया. सो देयर इज न्यू डेटा, मॉडल कैन बी टेस्टेड ऑन ए. इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट डू? वी टेक बी एज द टेस्टिंग डेटा इंस्टेड. हाउ विल दिस हेल्प अस? इट विल टेल अस कि जो डेटा है आपका वो सेम बार यूज नहीं हो रहा है. आपके मॉडल को एक थोड़ा सा नया डेटा मिल रहा है. It is being trained on that, but it is also being tested on some more new data. So आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो हम लोग इसको एक वेरिएबल देते हैं k. अगर आपने 5 बार ये एक्सपेरिमेंट किया we can say k is 5. Since we use the variable as k, it is also known as k-fold cross validation because we are folding it. यहाँ पर k 5 है तो 5 times fold कर रहे हैं हम लोग डेटा. So this is how cross validation is useful.
सो देर आर मल्टीपल मेट्रिक्स फॉर मॉडल क्वालिटी. हम लोग जनरली इन AI दो टाइप्स ऑफ टेक्निक्स देखते हैं in supervised learning. One is classification, dividing into yes or no, apple and bananas, good and bad. Whereas regression में हम लोग predict करते हैं कोई number और a quantity. So obviously since they are two different techniques, हम लोग को different way में उनको evaluate करना पड़ेगा. It's like saying if some student is studying mathematics and other student is studying English. सो इन दोनों को अगर आपको टेस्ट करना है तो ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सेट करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देने पड़ेंगे. सेम गोज फॉर दीज टू. आपके सिलेबस में दो लॉस फंक्शंस हैं. द फर्स्ट इज मीन स्क्वेयर्ड एरर, द सेकंड इज रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर. नाउ दे आर जनरली रिलेटेड टू योर रिग्रेशन टेक्निक्स. प्लीज रिकॉल कि रिग्रेशन टेक्निक्स क्या है जहां पर आप एक नंबर प्रेडिक्ट करते हो, राइट. आई हैड गिवन एन एग्जाम्पल कि डे 1 पे कितनी बारिश हो रही है, डे 2 पे कितनी बारिश हो रही है, डे 3 पे कितनी बारिश हो रही है. सो डू यू थिंक इफ यू विल बी एबल टू प्लॉट दोज नंबर्स ऑन अ ग्राफ? यस यू कैन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पर हम लोग मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ मैथमेटिकल कंसेप्ट बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स से डे 1 पे आपकी बारिश जो थी वो 1 मिलीमीटर है, डे 2 पे भी 1 मिलीमीटर है, देन ऑन डे 3 इट्स 2 मिलीमीटर्स, डे 4 पे भी आपकी 2 मिलीमीटर्स है एंड डे 5 पे इट इज़ 4 मिलीमीटर्स. सो व्हाट डज रिग्रेशन डू? जब भी आप रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करते हो इट विल क्रिएट अ लाइन लाइक दिस which is the most accurate representation. How do you determine कि वो accurate line है या नहीं? It tells us कि जो distance है in points का from this line, this distance should be minimum. So for example, if I draw a line like this, obviously only one point is passing through the line, बाकी points बहुत ही ज़्यादा दूर है. So you can say that this line is not a very accurate representation, or maybe something like this. यहाँ पर आपके दो पॉइंट्स पास हो रहे हैं बट आपके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं आपकी मेन लाइन से. सो यू कैन से कि इसका जो एरर है बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट डज मीन स्क्वेयर्ड एरर डू? मीन स्क्वेयर्ड एरर ये सारे एरर वाले डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करता है. For example, this distance is A, this is B, this is C, D and E. So what does it do? ये जितने भी distances हैं इनको square करता है and इनको add कर देता है. So what does this tell us? This tells us कि आपके जितने भी points हैं उनका sum total squared error कितना है. Why do we take square? Why not normal summation? So there is a reason for it. इफ़ यू सी यहाँ पर जो आपका A है वो ऊपर की तरफ है एंड यहाँ पर जो B है वो नीचे की तरफ है. सो इफ़ यू हैव स्टडीड इनफ मैथमेटिक्स यू नो कि इनके जो साइंस होंगे वो ऑपोजिट होंगे. सो लेट्स से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ +3, इसका जो डिस्टेंस है वो है -4 और लेट्स नॉट से -4 -2. सो व्हेन वी ऐड दीज टू हमारा जो फाइनल एरर होगा दैट वुड बी 1 विच इज़ नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज दोनों ही पॉइंट लाइन पे नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट डू वी ऐड द स्क्वायर्स ऑफ दीज एरर्स सो दैट इनका जो साइन है वो सेम हो जाए. सो दिस इज नोन एज मीन स्क्वेयर्ड एरर एंड दिस इज द फॉर्मूला. रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या हुआ फिर? इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग बट विद द रूट ओवर इट. वाई डू वी यूज रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर? क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो इस केस में इसमें जो मीन स्क्वेयर्ड एरर आएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट रेनफॉल हम लोग देख रहे थे मिलीमीटर्स में, राइट. बट जो मीन स्क्वेयर्ड एरर होगा उसके यूनिट्स क्या होने वाले हैं? उसके यूनिट्स हो जाएंगे मिलीमीटर स्क्वेयर्ड.
So in order to get the right units, हम लोग रूट मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करते हैं, which will give us in our desired unit, which is millimeter. So with this, we have actually covered most of the theory for this unit. Let's quickly look at the questions which can be asked from this unit. So what is a capstone project? जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट से लेके एंड तक एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, एंड इन ऑर्डर टू फाइनलाइज दैट स्टडी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, दे क्रिएट अ प्रोजेक्ट which is generally used to solve a real world problem. So that is known as a capstone project. What is the importance of pattern in problem solving? We have seen AI से हम लोग वही problem solve कर सकते हैं जिनमें actually कोई pattern हो. So this is a fundamental question which is actually asked if you are studying AI, कि आप जो problem देख रहे हो या फिर आपके पास जो data है उसमें pattern है या फिर नहीं. List down different problem categories that come under predictive analysis. So these are the questions that you need to ask yourself. हम लोगों ने starting में देखा था. I had taken very easy examples back then, जैसे apple versus banana, which category? The prediction of rainfall. But in real life, what are the various examples that you can take? आपका जो mail आ रहा है, is it a spam mail or not? How do you predict flight fare? Or how do you predict the stock prices? Which group? जैसे अगर आपके पास multiple emails आ रहे हैं, how do you classify them into important emails, emails related to finance, email related to marketing and advertising? Anomaly detection, credit card fraud आप कैसे detect कर सकते हो, and which option should be taken? जैसे आपका Netflix. So what is design thinking? We have seen design thinking helps you understand the problem in a very good way. The first step is to empathize. हम लोग इससे deeper understanding लेते हैं. What do we mean by empathize? We put ourselves in the shoes of someone going through the problem. जैसे आपके customers, जैसे normal citizens. We make observations but with empathy. जैसे वो problem हमें ही affect कर रही है. That's how you try to understand the problem. Then you define the problem in your own words so that you can create multiple solutions out of it. After you define the problem, there can be many ideas between the team. कोई different ideas create कर रहा होगा, कोई mathematical solutions create करेगा, कोई physical solutions create करने वाला होगा. So in stage 3, we have many ideas with us which come up with various creative solutions. Once you have all the ideas together, you decide upon one particular idea. जैसे आपने starting में अपने team members के साथ बहुत ज़्यादा ideas सोचे होंगे, but eventually you decided one idea and then you create a prototype, which is a code. And finally you try to test the code. Are the results good? Do I need more evaluation criteria? So this is design thinking. Problem decomposition is another thing which is important in this chapter. आपको understand करना पड़ेगा what does problem decomposition actually mean. It means you have a very big problem, you divide it into smaller problems, but those smaller problems can be divided into smaller pieces continually. Why do we do this? So that the smallest problems we have after division can be coded, because क्रिएटिंग अ कोड फॉर अ बिग प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आपके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको इजीली कोड कर सकते हो. हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देखा. इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, बट ये एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में ही होता है, बिकॉज सिर्फ वहाँ पर ट्रेनिंग डेटा होता है, वहाँ पर ही टेस्टिंग डेटा होता है. इफ़ यू हैव अ रिकमेंडेशन इंजन, वहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा नहीं होता. How will you configure train test split procedure? Now there are multiple ways to split your training data and testing data, but it is a common fact that training data always is greater than the testing data. So यहाँ पर test size is 0.33, that is okay. यहाँ पर training size is 0.67, that is also okay. But always remember
कि it can vary from 60% to 100% your training data, and your test data can vary from 40% to 100%. Now if we want to train our model a bit more, तो हम लोग क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. वी हैड कवर्ड दिस. Why is it called k fold? k एक नंबर है. फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 5. आप अपने डेटा को k पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एंड आउट ऑफ दैट 4 पार्ट्स यूज होते हैं ट्रेनिंग में एंड 1 पार्ट यूज होता है टेस्टिंग में. वाई डोंट वी जनरली यूज दिस? बिकॉज थोड़ा लंबा टाइम लगता है इसको रन करने के लिए. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तो आप क्रॉस वैलिडेशन यूज करके उसको बार बार ट्रेन और टेस्ट कर सकते हो, सो दैट इज वन यूज. बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपको क्रॉस वैलिडेशन यूज नहीं करना है, बिकॉज आपके ट्रेन टेस्ट में ही काफ़ी ज़्यादा डेटा आ जाएगा. ऑल्सो अगर डेटा सेट बड़ा है तो क्रॉस फोल्ड validation will take longer to run. What are hyperparameters? Let's imagine we have a car. Now what are the various parameters which affect the speed of the car? For example, कौन सी gear में है car? What are the tires being used? कार में कौन सा मोड चालू है? Is it economy mode? Is it sports mode? Right? So there are various things which you can change. आप अप डाउन कर सकते हो उन सारी चीज़ों को. सो इन द सिमिलर वे, किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के ड्यूरिंग आप एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज कर सकते हो, जिससे आप पूरा लर्निंग प्रोसेस ही चेंज कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग यूजिंग अ सिंगल बुक राइट नाउ फॉर AI. वॉट इफ यू स्टार्ट एडिंग द वीडियोज, द लर्निंग वीडियोज टू योर लर्निंग प्रोसीजर, एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट एडिंग अ कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू दैट. तो आपका जो लर्निंग प्रोसीजर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. हाइपर पैरामीटर्स का भी सेम ही काम होता है. सम ऑफ द एग्जाम्पल हाइपर पैरामीटर्स आर, आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे डिसाइड किया, आपके न्यूरल नेटवर्क में कितने हिडन लेयर्स हैं, जब आप क्लस्टरिंग कर रहे हो तो उसमें कितने क्लस्टर्स होंगे. सो दीज आर नोन एज हाइपर पैरामीटर्स. हाउ आर MSE एंड RMSE रिलेटेड? क्विकली टेलिंग यू, मीन स्क्वायर्ड एरर एक्चुअली किसी भी यूनिट का स्क्वायर्ड होता है, एंड RMSE अगर आपको चाहिए मीन स्क्वायर्ड एरर से तो आप उसको रूट कर सकते हो. सो दैट इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. व्हाट एल्स डिड वी नो अबाउट मीन स्क्वायर्ड एरर? इट टेल्स अस कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन से कितनी दूर है. जितने ज़्यादा दूर पॉइंट्स होंगे, आपका जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, बिकॉज वी आर स्क्वायरिंग द डिस्टेंस. RMSE के लिए भी आपको मीन स्क्वायर्ड एरर ही कैलकुलेट करना है, बट इवेंचुअली यू हैव टू रूट इट. हाउ डू यू डिसाइड कि आपका जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं? जनरली आपका जो RMSE है, इट शुड बी बिटवीन 0.2 to 0.5. इट विल टेल अस कि आपके जो एरर रेट है वो ज़्यादा नहीं है. बट RMSE और MSE की रेंज कितनी है? इट गोज फ्रॉम 0 to infinity, बिकॉज पॉइंट्स कैन बी वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइन. बट all the points lie on the same line, we can say हमारा जो error है वो zero है, सारे distance वो zero हो गए. So that's why our MSE and RMSE are zero. But optimum range would be 0.2 to 0.5. 0.1 तो और भी अच्छा है, but generally it's not very common to see that. What is a loss function? Loss function tells us कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा है. अगर लॉस बहुत ज़्यादा है तो it is not performing well. But if our loss is huge, if our loss is less, then it means कि हमारा मॉडल जो है बहुत accurate है. We also considered analytic approach. Now this is a huge question which can be asked in your exam, because इसका जो concept है काफ़ी बड़ा है. So 5 to 10 marks का आपको question पूछा जा सकता है इस पे, because there are multiple layers to it. First of all, you need to understand your business. आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कितना बड़ा साइज है उस प्रोजेक्ट का, एंड आपको जो एनालिटिक्स उस पर यूज़ करने हैं, कौन कौन से आप उस पर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो. देन यू लुक एट द एनालिटिक अप्रोच, कि आप डेटा को कैसे यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मशीन लर्निंग टेक्निक. नेक्स्ट अप इज़ द डेटा रिक्वायरमेंट.
आप कैसे चूज करोगे आपको कौन सा डेटा यूज करना है एनालिसिस के लिए? देन वंस यू आर वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कौन सा डेटा यूज करना है, देन यू कलेक्ट द डेटा. फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंटिस्ट चूज करते हैं कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, यूजिंग वेबसाइट्स, यूजिंग फोटोज, यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ डेटा. Then we try to understand the data by creating graphs, by looking at the information. We also check the quality, अगर डेटा फेक है या ओरिजिनल है, उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है. Then we start preparing the data. हम लोग उसमें से नल वैल्यूज निकाल देते हैं, एम्प्टी वैल्यूज निकाल देते हैं. हम लोग सारे डेटा को सेम टाइप का बनाते हैं, क्लीन करते हैं थोड़ा डेटा को, सो दैट जो हम मॉडल में फीड करें, हमारा जो मॉडल है वो बहुत एक्यूरेट हो. Then once we have good data with us, clean data with us, how we train the model. Data scientist ये model train करता है to either create predictive models or descriptive models. So this modeling process is very iterative, which means सिर्फ एक बार आप नहीं करते हो, आप इसको multiple times repeat करते हो ताकि आपका जो मॉडल है वो परफेक्ट हो. Why do we need to do it multiple times? Because there are many hyperparameters. आप हाइपर पैरामीटर्स चेंज करते रह सकते हो सकता है आपको एक हाइपर पैरामीटर में ज़्यादा एक्यूरेसी मिले, दूसरे में कम मिले. सो वी आइटरेट द प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स. वंस वी हैव क्रिएटेड द मॉडल, वी इवैल्यूएट इट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट परफॉर्मिंग. देन वी डिप्लॉय इट. डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है हम लोगों ने ये अपलोड कर दिया कहीं पर. नाउ पीपल कैन एक्चुअली यूज इट इन रियल टाइम. जैसे टेस्ला का जो मॉडल है, कंप्यूटर विजन मॉडल, it helps it drive the car on its own. So which means the model has been uploaded inside the car, it has been deployed inside the car. Then you start getting feedback on the model. Is the model performing well in the real world data or not? Right? So these are various steps जो analytical approach में use होते हैं. With this we have finished the entire unit. Now all of the topics जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, we have covered in this session. जितने भी questions पूछे जा सकते हैं we have covered, except one type of question which is actually very calculative in nature, जहाँ पर आपको RMSE और MSE calculate करना है. All right, so if you have any questions regarding how to create the projects, please let me know in the comment section. We have also created a Telegram group. You can also connect with me on Instagram. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.